A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start our new lesson, that is depreciation accounting. It is a part of our syllabus but it is not given in our books. Still we are going to start by the notes. You need to make the notes by my video so you can go through in our exam time. So let's start with the meaning of depreciation. तो जैसा हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट वो होता है जहाँ पर हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है एज पर दी टाइम। तो हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं विद द कंसेप्ट। तो हमारे पास कुछ एसेट्स होती हैं जो हमें पता है कि एसेट्स वो होती है जो हमारे फ्यूचर में काम आती है। फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर हो गया, हमारे मशीनरी, सब कुछ हमारा ये एसेट्स होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स। हमारे पास जो एसेट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है फिक्स्ड एसेट्स होती है और एक होती है फ्लक्चुएटिंग एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स पे हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो हमारी कंपनी में फिक्सली काम करती हैं, कोई भी उनकी चेंजिंग नहीं होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जैसा कि हमें पता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल होती है। इंटेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हाँ वो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट होती है, उसके बिना हमारी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर में बात होगी टेंजिबल की, क्योंकि डेप्रिसिएशन है। हम ऑब्वियसली ये सब बेसिक्स हैं, आप पढ़ चुके हैं, बस स्टिल मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर भी। तो टेंजिबल वो होती है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर ले लेते हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, एसेट्स हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स में कुछ वियर टियर होता है। जैसे कि अब मैं बात करूँ अगर फर्नीचर की, तो फर्नीचर है वो टाइम के साथ उसका वियर एंड टियर चालू हो जाता है। अगर आप उसे कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ पार्ट्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन मतलब कि उसकी जो गिरावट है, उसकी फर्नीचर की जो वैल्यू है उसमें वो जो कमी आती रहेगी, वो स्क्रैप वैल्यू ही बचेगा एट द एंड। तो इट इज़ कॉल्ड दी वियर एंड टियर, इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनमें वक्त के साथ साथ कुछ डेप्रिसिएशंस होती हैं। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम होना टाइम के साथ। और जो इंटेंजिबल होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पूरा 12th में, गुडविल है, पेटेंट है, तो जब इनकी वैल्यू कम होती है तो इसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, इसको हम एमोटाइजेशन बोलते हैं कि एमोटाइज। टर्म और है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं कि जब हम देखते हैं कि कोई कोयला है, वाटर है, जब हम उसको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स, तो वहाँ पर एक तो होती है डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स पे होती हैं। इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होती है जब उनकी वैल्यू कम होती है। जब वेस्टिंग एसेट्स की जो वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जहाँ पर कि जो कोयला है, वाटर, इन सब की हम ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं हमारी नीड से भी ज़्यादा, तो इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन ही पढ़ना है। तो हाँ, यहाँ पर एक और टर्म आ रही है लैंड और बिल्डिंग में। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो लैंड जो होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। आपने सुना होगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ज़मीन ले ली, अब समय के साथ इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, तो स्टिल लैंड की जो है वो वैल्यू बढ़ती है। पर जो बिल्डिंग होती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और बिल्डिंग की तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल वैल्यू जो है वो कमी होती है, क्योंकि वो यूज़ होती जाती है ना टाइम टू टाइम। तो दिस इज़ द डिफरेंस। और बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये बस मैंने आपको बेसिक के लिए बता दिया है। अब हाँ, अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने चैप्टर पे। तो मेथड्स कितने होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के? वैसे तो जो नेचुरली देखें तो 8 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, बट स्टिल हम इसके अंदर 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर के रिगार्डिंग 2 ही हैं जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज़ SLM और WDV। तो ये हमने क्लास 11th में भी पढ़े हैं कि SLM क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हमारे अब मतलब जैसे कि कह सकते हैं आप कि जिस तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से तो ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बहुत इजी, यू कैन से बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, बट स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नेक्स्ट हमारे पास WDV, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ा हार्ड भी है और हमारे सिलेबस में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल मैंने ये देखा है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसके क्वेश्चंस। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसके अंदर क्या होता है कि जितने साल होते हैं उतने साल के माइनस करके इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करते चले जाते हैं। तो हम इसके फर्दर कुछ नेम्स देखते हैं, दोनों मेथड्स के कुछ नेम्स भी होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि SLM जो मेथड होता है इसके कुछ नेम्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं इसे, OCM यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसे, EIM यानी कि इक्वल इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलते हैं इसे, हम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में तो हमें एसेट अकाउंट बनाना आना है, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। डेप्रिसिएशन तो बहुत ईजी है, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो एसेट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ही ज़्यादा पूछते हैं वैसे एग्जाम में। और एसेट फॉर डिस्पोजल अकाउंट ये बहुत कम पूछते हैं, बहुत ईजी भी है, तो इसको हम देख लेंगे एट द एंड।
तो यहाँ पर ये चैप्टर में हम ये चारों अकाउंट पढ़ेंगे। और स्क्रैप वैल्यू कई क्वेश्चन में आएगा। स्क्रैप वैल्यू मतलब होता है कि जब हम उसको कबाड़ी को या कूड़े में डालने जाते हैं, कबाड़ी में देने जाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है किसी भी एसेट्स की एट द एंड। तो हम इसे अभी फर्दर पढ़ते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कि कॉस्ट भी कई बार क्या होता है कि कॉस्ट पूछ लेते हैं 1-2 मार्क्स में, या फिर हमें निकालनी पड़ती है। तो कॉस्ट किसी भी एसेट्स की क्या आती है, तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि हमने कितने प्राइस पर उसे ख़रीदा था उसको, और प्लस उसके अंदर हमने जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स करवाई होंगी। कई बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, इंस्टॉलमेंट्स हमें दे देते हैं कि इतना, इसमें हम अभी क्वेश्चन भी करेंगे उसमें भी ऐसा, तो उसको भी हम ऐड करके तब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं किसी भी एसेट्स की। तो इट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट प्रोसेस। तो जैसा हमने डेप्रिसिएशन के बारे में सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं, बट स्टिल यहाँ पे कुछ और बेसिक्स रह गए हैं, इसको हम एक बार गो थ्रू करते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है एसेट्स की पर द ईयर, अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग। लाइक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसकी जो वैल्यू है वो घटती रहती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं कि हमारे पास कि हम किसी एसेट्स को कैसे डेप्रिशिएबल कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 साल के अंदर जो डेप्रिशिएशन नहीं लगती है, उसके बाद आपने परचेज़ करी है तो गो थ्रू द ईयर डेप्रिशिएशन थोड़ी थोड़ी लगती है, वो भी परसेंटेज आपको गिवन होती है। तो मोर देन 1 ईयर यू नीड टू टेक। नेक्स्ट आता है एसेट्स जो है वो प्रोडक्शन, उसकी जो लाइफ होती है वो वहाँ पर आपको लिखा हुआ होता है कि हाँ इसकी जो लाइफ है वो इतनी प्रोडक्टिविटी देगी। यानी कि अगर आप कोई भी फर्नीचर कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो वहाँ पर उसकी लाइफ आपको प्रोवाइड होती है कि हाँ ये लाइफ, इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो इतनी होने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लाइफ इज़ लिमिटेड, ये आपको पता है कि किसी भी चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो हाँ किसी भी चीज़ की एक लाइफ है वो लिमिटेड होती है किसी भी एसेट्स की। नेक्स्ट आते हैं हम डेप्रिशिएबल एसेट कौन कौन सी हो सकती है हमारी, जो मैंने आपको बताया कि जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो हमारी और कुछ नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकती है, जैसे कि स्टॉक है, फिक्स डिपॉजिट्स है, लैंड, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं कि कॉजेज़ हमने पढ़ लिए, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई बाइक खरीदी, वो आपकी एसेट है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी क्या हो, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो उसके अब आते हैं हम फैक्टर्स क्या होंगे। तो 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स बता दिया कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। स्क्रैप वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया कि जो कूड़े में एट दी एंड जो कबाड़ी वाला वैल्यू लेकर जाता है उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। इसकी भी हम अभी बताएंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं नेक्स्ट पैरे में। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी कि जैसा मैंने भी आपको बताया था कि हाँ किसी भी एसेट्स की एक यूज़फुल लाइफ होती है कि हाँ वो 3 साल 4 साल 8 5 साल उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। तो इट इज़ कॉल्ड एस्टिमेटेड यूज़फुल, कितना वो यूज़फुल होगा इन फ्यूचर वो एसेट। नेक्स्ट हम आते हैं SLM और WDV यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV के डिफरेंस क्या है। इसके आगे मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है। तो SLM मैंने आपको बताया था इक्वल पीरियोडिक, यानी कि हर 1 साल सेम डेप्रिसिएशन लगती है उसी कॉस्ट पर, सेम जो हमारे इनिशियल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर हमारी सारी डेप्रिसिएशन लगती है SLM में। WDV में एक फिक्स चार्जिंग होती है, सबसे पहले उस पर लगती है, उसके बाद उसमें से माइनस होके उसके बाद उस पर दोबारा से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसको हम रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स भी बोलते हैं। एसेट्स की वैल्यू जो हम वो लेस कर करके यहाँ पे लगाते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हम चार्जिंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है SLM के ऊपर कि स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, कई बार क्या होता है कि आपको परसेंटेज दे रखी होती है कि हाँ आपके पे किसी कॉस्ट पर आपकी इतनी परसेंटेज लग रही है डेप्रिसिएशन, तो वो तो इजी हो जाता है। बट जहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं दी होती है, 1-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन बताओ इस क्वेश्चन में कितनी है, कितने परसेंट है। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी होती है कि कितनी कॉस्ट है उसकी एसेट्स की आपके, उसमें से हम अपनी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से निकालता है। वैसे क्वेश्चन में दे भी रखे होते हैं इन केसेस में। स्क्रैप वैल्यू वही जो मैंने आपको बताया, जो हम एट द एंड जो उसकी वैल्यू बचती है किसी भी एसेट की, उसमें से उसको माइनस करते हैं अपॉन में जितनी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी होती है कि कितनी ये 5 साल 6 साल कितनी ये चलने वाली है एसेट। तो इसको हम अपॉन में रख के इससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं जब हमें नहीं दे रखी होती है। तो रेट ऑफ, अगर वो ये तो आपकी नंबर्स में आएंगी। अब आपको परसेंटेज निकालने तो सो सिंपल कि जो हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी परसेंटेज भी आ जाएगी। तो ये तो हो गई कि SLM में हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि ये इजी होता है कैलकुलेट करने, मैंने जैसे आपको बताया, बट ये चलता नहीं है अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हमारी जो जनरेशन है वो आगे जा चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है, तो हम इंग्लियों पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इजी होता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने में। जो बुक वैल्यू होती है एसेट्स की, यहाँ पे 0 हो जाते हैं इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पर हम माइनस करते जाते तो या तो वो एट दी एंड 0 बच जाती है, या फिर जो कबाड़ी वाले को हम वैल्यू दे देते हैं वही वाली वैल्यू जो है वो बचती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो 1 साल, मैंने आपको बताया कि पूरे साल एक ही लगती रहती है, हर साल
सेम ही लगती है, हर साल जो डेप्रिसिएशन होती है वो सेम होती है यहाँ पे। और कहते हैं ये इनकम टैक्स के द्वारा एक्सेप्टेबल भी नहीं है, आप तो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती है। अब जैसे कि आप मान सकते हो लीस मैंने आपको पढ़ाया था पीछे एक वीडियो में, लीस अकाउंटिंग, तो अगर आपको ये देखना है तो आप पीछे जाके वीडियो देखो, मैंने उसमें भी समझा रखा है। कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, और ये लाइक जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, लाइक दैट। अब हम आते हैं अपने मेन मेथड पे, दैट इज़ WDV मेथड। WDV में किस तरीके से हम निकालते थे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला मैंने मेथड आपको बताया है। जो हमें स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी ना, अपॉन में जो हमें कॉस्ट दे रखी होगी, उन दोनों को डिवाइड करेंगे और हम 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसकी जो टोटल वैल्यू हम रखेंगे वो 1 बाय जो हमें यूज़फुल लाइफ दे रखी है उससे रखेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें ट्रिकी दिख रहा है, पर ये इतना ट्रिकी नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करने में, मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो लगाना पड़ता है अपना। नेक्स्ट आता है कि बुक वैल्यू जो है वो एसेट की, वो कभी भी यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकती है। ये तो आप ले लो, अगर आपको कहीं भी ज़ीरो आ रही है कि हाँ ये आप माइनस करते जा रहे हो ज़ीरो आ गई, तो आपको क्वेश्चन गलत जा रहे हो आप। कभी भी इसके अंदर वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आती है एसेट की। डेप्रिसिएशन जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है, हर 1 साल के बाद उसमें से आप उसे माइनस करते हो। मैं अभी आपको मेथड बताऊँगी क्वेश्चन करके। नेक्स्ट आते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो डिक्रीज़ होती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइज, ये हाँ ये एक्सेप्टेबल होता है इनकम टैक्स के अंडर में। तो इसके ये कौन से होते हैं, जैसे कि प्लांट और मशीनरी पे लगाते हैं, बिल्डिंग पे लगाते हैं, मोटर व्हीकल्स पे, लाइक दिस। तो ये हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। अब हम इसकी कुछ एंट्रीज देख लेते हैं, जनरल एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी। यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, आप खुद पढ़ लेना कि किस तरीके से डिस्क्लोजर होगा, क्या होगा। ये कभी आती नहीं है, पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने लिख दिए, बस आपके नॉलेज के लिए लिखे हैं, तो आप इसे एक बार खुद से ग्रो थ्रू कर लेना। अब हम जनरल एंट्रीज देखते हैं, इसकी किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज की फ्रेम करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एंट्रीज देखते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन को। तो जब डेप्रिसिएशन होता है तो हम सबसे पहले, डेप्रिसिएशन हमारी एक लॉस होती है, एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और फिर हम उसे PNL में डाल देते हैं एज अ लॉस। PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और अगर हम उसका प्रोविजन बनाते हैं, चैप्टर में प्रोविजन भी बनाएंगे, एक्यूमुलेशन लॉस जिसे कहते हैं, कि हम सारा का सारा लॉस जो है वो एक ही अकाउंट में रखते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन में डाल देंगे, हमें एसेट में नहीं डालना। कहते हैं कि एसेट अकाउंट अलग बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाओ। तो फिर हम यहाँ इस केस में क्या करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग उसमें डाल देते हैं, फिर PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम एंट्री होती है। तो कुछ ये एंट्रीज हैं, ये आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज है नहीं, तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, तो इसे आप याद रखना। अब फर्दर चलते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, जिससे आपकी क्लियरिटी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। बाकी बेसिक्स में इतना ही था, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 जनवरी 2004, ये जो क्वेश्चन है वो कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अकाउंटिंग करते हैं। तो 1 जनवरी 2004 में R&D कंपनी ने परचेज़ की है मशीनरी 74,000 की, और उस पर खर्चा करा है 4,000 का उसकी रिपेयरिंग पे और 2,000 का उसके इंस्टॉलेशन पे। उसके बाद 1 जनवरी 2005 की बात होने लग गई है। तो पहले 2004 के अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट हम पूरा फ्रेम करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, फिर ये डेबिट वाला, क्रेडिट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2004 में एक मशीनरी परचेज़ करी है 74,000 की, उसकी रिपेयरिंग और उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा है, तो 80,000 की मशीनरी बनी है। और अकाउंटिंग ईयर 31/12/2004 है, तो डेप्रिसिएशन 80,000 इसमें बोल रहा है। एक और चीज़ इसके अंदर कही गई है कि in 2004 डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट रेट 10% पर एनम पे लगेगी। 2004 में तो 10% लगेगी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट की, यानी WDV मेथड इसमें फॉलो हो रहा है। और 2005 में 5 से जितनी भी आगे होगी 15% पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो फिर आते हैं हम यहाँ पर, ये तो हमारे 2004 के, तो 10% लगा दिए हमने 80,000 पे 8,000, और यहाँ पे हमने बैलेंस बना दिया, बैलेंस ख़त्म। अब हम आते हैं 2005 पे। मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो काम हो गया। अब 2005 में कह रहा है 1 जनवरी 2005 में फर्म जो है की, और 1 जुलाई को इन्होंने 2000, चलो ये तो आगे बढ़ता है, पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। अपने सबसे पहले बैलेंस उतार लिया, और 1 तारीख को हमने दूसरी मशीनरी पे खरीद लिया, हम नंबर डाल देते हैं सेकंड 20,000 की, ठीक है।
अब आते हैं आगे क्या रहा है कि 1 जुलाई 2006 के अंदर बोल रहा है भाई साहब, यानी कि 2005 से भी क्रॉस कर गया, यानी कि 2005 की अकाउंटिंग ख़त्म। तो 2005 में अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो पिछली साल की जो मशीनरी थी, मशीनरी नंबर 1, अभी वो बिची नहीं है, वो यहाँ पर आके बिकेगी। ठीक है, तो इसका पहले हम थोड़ा हिसाब किताब देख लेते हैं कि इस पर हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि WDV मेथड है तो सब, क्योंकि 2006 में वो बिकने वाली है, तो अब सबसे पहले अब इसकी अकाउंटिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कि कॉस्ट, जब हमने इसको परचेज़ किया था तो उसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपये 2004 में। ठीक है, उसके बाद हमने 2004 में इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी 8,000 रुपये। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें उस समय हमने 10% से कैलकुलेट करी थी, पर हमें बेचनी है 15% पे, तो हम इसकी 80,000 15% पे कैलकुलेट करेंगे, आएगा 12,000 रुपये। तो अब हमारे पास कितना लॉस है, क्योंकि हमने वहाँ पे 8,000 रुपये कैलकुलेट करी थी डेप्रिसिएशन पर, एक्चुअल डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट करी है 12,000 15% पे। तो इन दोनों को लेस करेंगे, हमारे पास लॉस आ गया 4,000 रुपये, क्योंकि हम तो 15% डेप्रिसिएशन पे बेच रहे हैं और हमने कैलकुलेट करी थी सिर्फ 10% की। तो यहाँ पर हमारे पास इस साल जो लॉस हुआ है वो हुआ है 4,000 रुपये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन को ट्रिकी बना रहा है कि 2 बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई ना, 2 तरीके से, एक बार 10% पे, एक बार 15% पे, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। तो ये 4,000 रुपये यहाँ पे आ गया, लॉस है हमारे पास, और अगर प्रॉफिट हुआ होता तो यहाँ पे आता। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब इस साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हमारे पास 2 मशीनरी अभी बिकी नहीं है एक भी, तो ठीक है, अब 80,000 पे हमने यहाँ पे ये वाली निकाल ली, इसको इसमें से लेस करेंगे 68,000। और WDV मेथड में क्या होता है ना कि आप इस वाली पर अब 2005 में आप इस वाली पे लगाओगे, और अगर SLM हम फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, 68,000 पे नहीं लगाते 15%, हाँ 80,000 पे ही 15% लगाते हैं। नेक्स्ट ईयर भी हम 80,000 पे ही लगाते 15%, एज लाइक दिस। तो इस तरीके से होता है SLM और WDV में, यही डिफरेंस होता है। तो अभी 68,000 पे 2005 में 15% डिप्रिशिएशन लगाएंगे, 10,200 रुपये आ गया, माइनस कर देंगे नीचे। तो यहाँ पर आ गया डिप्रिशिएशन फर्स्ट मशीनरी पे 10, और दूसरी मशीनरी है 20%, 20,000 15% पे हम उसकी डेप्रिसिएशन दोनों की ऐड करके, ये आ गई टोटल डेप्रिसिएशन इस साल की। अब सिंपल है, आप बैलेंस निकाल लो, दोनों मशीनरी के अलग अलग निकालना, जिससे कि आपको इजी हो। मतलब अगर आप दोनों के अलग, अगर आप दोनों को इक्वल कर दोगे, मतलब प्लस कर लोगे, तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए अलग अलग निकालना। अब 68,000 में से 10,200 वाली डेप्रिसिएशन माइनस करी हमने, यहीं पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लेना सेपरेटली। 74,000 दोनों को ऐड करके मैंने निकाला, ये 20,000 में से 3,000 लेस कर दोगे, तो ये टोटल करके आप यहाँ पे लिख लेना। तो ये हम यहाँ पे बैलेंस कर लिया, आप ये कर लेना, मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर में, जो अब यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिया था ख़त्म। ठीक है, अनदर मशीनरी, अब 1 जुलाई को हमने यहाँ पे मशीनरी बेच दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईयर 2006 में। तो सबसे पहले हम दोनों के बैलेंस उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस वाली दोनों मशीनरी के बैलेंस उतारेंगे। उसके बाद 1/7/2006 में हमने मशीनरी बेची है, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। 2005 में 15% इस पे लगा लिए, ये आ गया। अब 2006 में हमें मशीनरी बेचनी है, तो 57,800 पे हमने 15% लगाया, और हमें जुलाई में बेचनी है ऑन 1 जुलाई 2006 में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने हमने उसे यूज़ करा है। तो 6 महीने की भी काटेंगे यहाँ पे, तो टोटल कैलकुलेट करके 4,335 रुपये डेप्रिसिएशन है, इसको लेस करेंगे तो ये आएगी उसकी। अब ये वैल्यू है मशीनरी की 1/7/2006 में, ये वैल्यू है। अभी भी हम प्रॉफिट में, क्योंकि हम यहाँ पे बेच रहे हैं मशीनरी हमारी 56,000 की। ठीक है, जो हमने 2004 में ख़रीदी थी वो मशीनरी हम यहाँ पे बेच रहे हैं 56,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी, हम प्रॉफिट में हैं 2,535 रुपये से। तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया, यहाँ प्रॉफिट होगा तो यहाँ लॉस होगा, तो यहाँ पे तो हम प्रॉफिट में है 2,535 रुपये से। और हमने बेचा है, मशीनरी परचेज़ करेंगे तो इस साइड आता है, बेचेंगे तो इस साइड आता है। तो सेल्स कर दी हमने 56,000 की। अब हम आते हैं 31, अब हम एज इट इज़ डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन से। तो हमने पहली मशीनरी बेच दी, पहली मशीनरी बेचने से पहले हमारे पास जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था 4,335 रुपये, वो ये रहा। 17,000 पे जो मशीनरी बची है, 17,000 पे हम 15% लगाएंगे, ये आएगा 50,000। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बोल रखा है कि इस साल ही हमने न्यू मशीनरी हमने उसी डेट पर, या उसी डेट पर इन द सेंस कि 1/7 यानी 1 जुलाई को, जिस दिन हमने वो मशीनरी बेची 2004 वाली, उसी दिन 1/7/2006 में हमने दूसरी मशीनरी खरीद ली 50,000 की। तो हमारे पास वो थर्ड मशीनरी हो गई 50,000 की। तो 50,000 पे
15%, तो 6 महीने का, क्योंकि हमने जुलाई में खरीदी है तो 6 महीने की हमने लगा देंगे, तो ये आ गई डेप्रिसिएशन तीनों की। ठीक है, अब हम क्योंकि पहली मशीनरी बिक गए, बैलेंस पहले इसका टोटल करेंगे यहाँ पे 1,27,335 इसको टोटल। अब इसमें हम बैलेंस निकालेंगे, ये वाली मशीनरी गई, 2 मशीनरी बची हैं, 17,000 पहली मशीनरी में से इसका डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 50,000 में से इसका डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल ईयर पे 2007 में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मशीनरी की कॉस्ट यहाँ पे एज इट इज़ बैलेंस उतार लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे अगेन। तो अब हमारे पास आता है कि 1 जुलाई 2007 में तो मशीनरी जो हमने परचेज़ करी थी 2005 में, ये रही ना, 2005 में हमने एक मशीनरी परचेज़ करी थी 20,000 की। ठीक है, वो मशीनरी 2005 में हमने परचेज़ करी थी, वो हम 4,000 में बेच रहे हैं भाई साहब। 20,000 की 20,000 की मशीनरी 4,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमने 20,000 की मशीनरी खरीदी थी उसकी अब की कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे हमने वो मशीनरी खरीदी थी, ये रही सेकंड मशीनरी 20,000 की। अब उसकी कॉस्ट है 14,450 रुपये। ठीक है, अब हम उसको बेच रहे हैं 4,000 में। सबसे पहले सेल्स कर दी हमने 4,000 की। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट है लॉस है। ये रहा इसकी वर्किंग नोट। आप हर क्वेश्चन में बना के रखो, ईजी होता है। तो 20,000 में हमने उसे खरीदी थी। एक 2007 में हमने निकाल रखी है, एक 2007 में इसकी वैल्यू है 14,450। इसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि हम इसको बेच रहे हैं 1 जुलाई 2007 में, यानी 6 महीने और यूज़ करी है। 15% 6 महीने की, ये आ गई डेप्रिसिएशन। इसको लेस करेंगे, ये आ गया 13,636। स्क्रैप वैल्यू बेच रहे हैं 4,000 में। भाई साहब ये सोचो, 13,366 रुपये की मशीनरी हम 4,000 में बेच रहे हैं, यानी कि हमें लॉस हुआ है बहुत तगड़ा। 9,366 रुपये का लॉस है, तो यहाँ पे आ जाएगा। मशीनरी 4,000 की बेच दी, लॉस हुआ है प्रॉफिट और लॉस से। प्रॉफिट हो तो ऑब्वियसली यहाँ आता, लॉस हुआ है आ गया। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब डायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। 2 मशीनरी चली गई, सिर्फ 1 मशीनरी बची है, वो भी वाली जो अभी हमने लास्ट ईयर खरीदी थी 50,000 की। 50,000 की मशीनरी की वैल्यू अब रह गई 46,250। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये वाला डेप्रिसिएशन 6 महीने यूज़ जो करी है वो वाला डेप्रिसिएशन 1,084 रुपये की, प्लस इस वाली पे 15%, ये आ गई टोटल डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे इसको टोटल करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब हमारे पास एक ही मशीनरी बची है 46,250 में से हम इसकी डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, आ गई 39,312। तो ये हमारे पास लास्ट बैलेंस बचता है 39,312। ये है हमारा टोटल फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। आप देख लो एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, अब एक और चीज़ आप इसी क्वेश्चन में देख लो कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना दो, तो फिर क्या होता, कुछ भी नहीं होता। यही जो डेप्रिसिएशन, अगर वे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कहता तो ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन उसमें चले आती, डेप्रिसिएशन का अलग से वो बन जाता। और अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कहता तो जितनी सारी डेप्रिसिएशन टोटल करके उसके अंदर डाल देते। तो कुछ नया नहीं है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में, सब पढ़ा आया है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं 10-15 मार्क्स के। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लो, ये क्वेश्चन आप देख लो, बहुत ही अच्छा। और ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे ज़रूर एक बार हाथों से करना, कैलकुलेशन इसकी अपने हाथों से करना। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर डेप्रिसिएशन का। पूरी 1 शॉट में मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन करा दिया, पूरे के पूरे बेसिक्स करा दिए। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पहले इसको अच्छे से कर लो, इसके बेसिक्स कर लो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगे हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो।